हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक है और चैप्टर भी नया है। चैप्टर क्या है? तो चैप्टर आज का स्टार्ट होने वाला है पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ अभी लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने किया है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा है। तो इसमें हम लोगों ने ज्यादातर जगह पर कार्बन के बारे में ही डिस्कशन किया या कार्बन से बने हुए कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किया। लेकिन ये जो सारा चैप्टर होगा वो अदर एलिमेंट के बारे में भी है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट होते हैं इस अर्थ पर या पूरा इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट खोज हुए हैं, इन सभी का पोजीशन, ये सभी कैसे अरेंज किया गया, कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे ये आया एग्जिस्टेंस में, ये सभी के बारे में इस चैप्टर में जानना है। आपको क्या लगता है कि क्या शुरू में ही ये पीरियोडिक टेबल बन गया होगा? हम लोग अगर कोई भी एलिमेंट के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो हम लोग पहले से फिक्स्ड था? नहीं, ऐसा नहीं था। किसी भी एलिमेंट में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखा होगा। पीरियोडिक टेबल अगर देखते हो तो वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे नहीं बना है। इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए, बहुत सारा फेलियर हुए, लेकिन लास्टली हम लोग को सक्सेस मिला जिसमें अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट का जो पीरियोडिक टेबल है वही चलता है। लेकिन उसमें भी कुछ गलतियां हैं। आई होप हो सकता है ऑन फ्यूचर कोई उस गलतियों को सुधार दे और फिर एक नया पीरियोडिक टेबल हम लोग को देखने को मिल सकता है। या फिर और भी एलिमेंट्स अगर खोज हो जाते हैं, जैसे कि 118 एलिमेंट हम लोग को पता है कि होते हैं, 119th या 120th एलिमेंट का भी डिस्कवर हो गया है, बट अभी उसके बारे में रिसर्च और भी ज्यादा हो रहा है। जब वो अगर कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा एग्जिस्ट में, तो क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में अभी जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली 118 एलिमेंट का ही उसमें पोजीशन है, जगह है। 119th एलिमेंट के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो हो सकता है कि ऑन फ्यूचर ये जो पीरियोडिक टेबल है वो बदल जाए। लेकिन अभी जो हम लोग रिसेंट पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कहां से पहुंचे ये सब अभी डिस्कशन होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन का, कि पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन क्या है, ये कहां से आया, कैसे एग्जिस्ट में आया। तो चलो बात करते हैं इसी के बारे में। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में अर्ली स्टेज में हम लोगों को पता है कि 18th सेंचुरी में वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट था, और 30 एलिमेंट को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। 30 एलिमेंट को याद रखना बहुत आसान है। जनरली हम लोग अपने क्लास में भी, आपको भी हो सकता है कि 20 एलिमेंट को ऐसे ही आपको नाम याद करवा दिया गया होगा, सिंबल याद करवा दिया गया होगा, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास आप लोगों को पता होगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो आपको पता है 6। बहुतों को पता होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसका एटॉमिक मास 14 है, उसका सिंबल N है। तो ये सभी 30 एलिमेंट तक याद रखना थोड़ा आसान लगता है, इजी है। लोग कोई भी इसको आसानी से उसके प्रॉपर्टीज को लर्न रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? जब एलिमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगा, एलिमेंट 30 से 35 हुआ, 40 हुआ, तो उसको लर्न करने का अलग अलग तरीका आने लगा, क्योंकि वो सबको याद कर रख पाना एक साथ बहुत मुश्किल है। कुछ एलिमेंट ऐसा था जिसका प्रॉपर्टी मैच होता था, कुछ एलिमेंट ऐसा भी था जिसका प्रॉपर्टी मैच बिल्कुल भी नहीं होता था। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? किस किस का प्रॉपर्टी याद रखें जो हमको सारा का एलिमेंट का प्रॉपर्टी याद रहे? तो इस स्थिति में लोगों ने एक सीक्वेंस खोजना शुरू किया कि कैसे इस चीज को स्टडी किया जाए कि हम लोग एक सही तरीके से इसको याद रख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो उन लोगों ने इसके लिए क्लासिफिकेशन शुरू किया।
क्लासिफाइड करना शुरू किया एलिमेंट्स को, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअली शुरू का जो अटेम्प्ट था उसमें एलिमेंट को मेटल नॉन मेटल के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया। बाद में इसको वैलेंसी और एटॉमिक मास के बेस पर कैटेगराइज किया गया, और अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो थे एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर का मानना ये था कि अगर मेटल और नॉन मेटल को कैटेगरी करें तो हम लोग को कुछ कम प्रॉपर्टी याद रखना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेटल को अलग कर दिया और नॉन मेटल को अलग कर दिया और क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि पहले एलिमेंट का जो है ग्रुप मेटल और नॉन मेटल के तौर पर किया गया, एंटोनी लेबोजियर ने ऐसा किया था, और फिर उनको वैलेंसी के आधार पर और एटॉमिक मास के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया। इसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कौन कौन से आए मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं। तो पहला देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर, मेटल और नॉन मेटल। तो हुआ क्या, मेटल और नॉन मेटल में क्या प्रॉब्लम आने शुरू हुआ। तो मेटल के अगर तरफ में रखा गया लिथियम को, बेरिलियम को, बोरोन को, साथ में सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, इन सभी को रखा गया किसके साथ, मेटल के साथ। और नॉन मेटल को रखा गया किसके, कहां कहां नॉन मेटल था, हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता था, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल में आता था। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होना शुरू हुआ। अब देखो प्रॉब्लम ये है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 2-1, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2। उसी तरह सोडियम का देखोगे एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1। मैग्नीशियम का देखोगे तो एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का 2-8-2 एंड एल्युमिनियम का 2-8-3। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या हो जा रहा है, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मेटल है लेकिन तीनों का प्रॉपर्टी अलग है। एक के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, एल्युमिनियम उससे भी कम रिएक्टिव है। फिर और बात करते हैं, अगर सोडियम का ऑक्साइड बने Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने MgO और एल्युमिनियम ऑक्साइड करे Al2O3, तो तीनों में क्या अंतर है। तो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, मैग्नीशियम का बेसिक है, और एल्युमिनियम का दोनों प्रॉपर्टी रखता है, एसिडिक भी बेसिक भी। तो ये प्रॉपर्टी अलग अलग हो रहा है, मतलब कि एक ही स्लॉट में मेटल अगर रखें तो मेटल का भी कैटेगरी है ना। कुछ मेटल एल्कली मेटल कहलाता है, कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, तो कुछ ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहलाता है। तो इस तरह करके क्लासिफिकेशन मेटल में भी है, वेरिएशन मेटल्स में भी आना शुरू हो गया। तो कैसे प्रॉपर्टी याद रखें, ऐसा क्या चीज रखें। यहां पे हम लोग देखोगे तो लिथियम और सोडियम का कुछ प्रॉपर्टी मिल रहा है। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम सॉफ्ट होता है, सोडियम भी सॉफ्ट होता है। लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम भी ज्यादा रिएक्टिव है। लिथियम सॉफ्ट है, सोडियम भी सॉफ्ट है। लिथियम को नाइफ को कट कर सकते हैं, सोडियम को भी नाइफ से कट कर सकते हैं। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बहुत सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है, ऑलमोस्ट ज्यादातर प्रॉपर्टी मिल रहा है, लेकिन वही लिथियम का मैग्नीशियम से प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा, वही लिथियम का मैग्नीशियम से प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा। तो इसका रीजन क्या है,
तो यहां पर वेरिएशन मेटल्स में भी आने लगा, और ऐसा मेटल्स में ही नहीं है, नॉन मेटल्स में भी हुआ। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा, नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। तो यहां भी देखो कुछ कुछ वेरिएशंस है, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 7, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वेरिएशन है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये ऐसे डिफरेंस आने लगे। तो इस प्रोसेस को जो है ना, ये जो कैटेगरी किया गया था, इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया गया था, उसको फ्लॉप माना गया और रॉन्ग माना गया। रॉन्ग नहीं बोल सकते, मेटल एक अलग चीज है, नॉन मेटल एक अलग चीज है, लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाए, ठीक है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मेटल्स भी बहुत सारे हैं, नॉन मेटल्स भी बहुत सारे हैं, सारा का कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेटल नॉन मेटल को हम लोग कैटेगरीज तो अलग कर सकते हैं, लेकिन मेटल में भी कैटेगरी फिर करना होगा ऐसा। तो इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इसी को छोड़कर फिर नया एक एंटोनी लेवोजियर ने फिर से एक ट्राई किया। उन्होंने अब क्लासिफिकेशन किया वैलेंसी वाइज, बोला जिसका वैलेंसी 1 है उसको एक ही साथ रखो, जिसका वैलेंसी ऑक्सीजन के तरह है, मतलब कि 2 है, वो एक साथ रखो, जिसका वैलेंसी 3 है उसको एक साथ रखो, जिसका वैलेंसी 4 है उसको एक साथ रखो। और उस समय पर सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी जो था वो 4 ही तरह का था। जीरो वैलेंसी जो कि इनर्ट गैस का होता है नहीं खोजा गया था, उस समय डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो बात करते हैं किसके बारे में, वैलेंसी वाइज, या बोलो वैलेंसी बेसिस। तो वहां क्या हुआ था, जिसका वैलेंसी 1 है वो एक कैटेगरी में रहेगा, जिसका वैलेंसी 2 है वो एक कैटेगरी में रहेगा, जिसका वैलेंसी 3 है वो एक कैटेगरी में रहेगा, और जिसका वैलेंसी 4 है वो लास्ट कैटेगरी में रहेगा। तो वैलेंसी अगर देखें तो हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 था, लिथियम का वैलेंसी 1 है, इसके अलावा फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1। अगर बात करें वैलेंसी 2 का, तो उस समय हीलियम का खोज नहीं हुआ था, लिथियम यूज हो चुका है, बेरिलियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। 3 वैलेंसी के बारे में बात करें तो 3 जो वैलेंसी था वो था बोरोन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। 4 वैलेंसी की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन। तो इस तरह से किसी का वैलेंसी 1 है, किसी का 2, किसी का 3 एंड किसी का 4। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिक्कत क्या है, देखो कि यहां पे नोटिस करोगे आप कि सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, लिथियम क्या है, लिथियम भी एक मेटल है, लेकिन इसके अलावा फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। मींस इसमें तो और ज्यादा ही प्रॉब्लम आ गया। वैलेंसी वाइज जब इसको कैटेगरी किया गया, इसको बांटा गया, तो इसमें तो पहले से ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। इसमें मेटल और नॉन मेटल मिल गए, मेटल का कुछ प्रॉपर्टी अलग होता है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी अलग होता है। तो ये भी जो आइडिया था वो फ्लॉप कर गया, इसको भी नहीं माना गया। फिर एक साइंटिस्ट जो बहुत फेमस हुए 1817 में, जिनका नाम था J.F. डॉवरेनर। डॉवरेनर ने क्या किया, ये जर्मनी से थे और इन्होंने अरेंज किया, एलिमेंट को अरेंज करने का काम किया। कैसे अरेंज किया, तो उन्होंने 3
एलिमेंट को एक साथ रखा, वो 3 एलिमेंट में जो भी साइड में 2 एलिमेंट होते थे, उन दोनों का एटॉमिक मास बीच वाले एटॉमिक मास के इक्वल होता था। मतलब कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा और तीसरा जो एलिमेंट होगा, उस दोनों के मास का रेशियो निकाल दो और वही मास जितना भी आएगा वो बीच वाले मास के इक्वल होगा। उन्होंने एक ये मान्यता दिया। अब उनका कुछ कंडीशन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। ये जर्मन के केमिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया द एलिमेंट एज ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट एज अ मैनर दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स। इनके लॉ को डोवरेनर ट्राइड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट का ग्रुप लेते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट का इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इसमें बताया गया कि इसका एटॉमिक मास जो होगा ना, उसका रेशियो अगर निकालेंगे दोनों साइड वाले का, तो उसका एटॉमिक मास का रेशियो जो है ना बीच वाले के इक्वल होगा। तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। जब इस दोनों का रेशियो निकाला गया तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 7 + 39/2, तो ये हो जाता है 46/2, मतलब कि ये आएगा 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा, जो इस दोनों के एटॉमिक मास के रेशियो के इक्वल है। रेशियो नहीं, एवरेज के इक्वल है। तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट को दिया, बट क्या हुआ ना कि उन्होंने ऐसा बहुत सारा पेयर बनाया, लेकिन ये जो फॉलो करता था इसके लिए कंडीशन था। कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट और ये जो लास्ट एलिमेंट है, इसके बीच में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होना चाहिए वो सिर्फ 18 होना चाहिए। अगर 18 से ज्यादा इन लोग के डिफरेंस होता है तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता था। सेकंड, इनका जो ये थ्योरी था ज्यादा ग्रुप के लिए नहीं था, कुछ लिमिटेड ग्रुप के लिए ही था। ऐसा कुछ लिमिटेड ग्रुप में ही होता था, सारे ग्रुप में ऐसा नहीं हो रहा था। ओके, तो ये सब उनका कंडीशन था। इसकी वजह से कुछ ऐसा भी चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर ये रूल फॉलो नहीं करता। कुछ ऐसे ट्राइड्स हैं जहां पर ये रूल फॉलो नहीं करता। जैसे कि देख सकते हो, मैंने बताया है कि कहां कहां पर ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जैसे कि 3 एलिमेंट पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 3 एलिमेंट को जब लेते हैं, पोटेशियम के, रुबिडियम के लिए Rb एंड सीजियम के लिए Cs, तो ये तीनों प्रॉपर्टी इस चीज को फॉलो नहीं करता है। जब इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का रेशियो निकालते हैं तो वो रुबिडियम के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं होता। दूसरा है फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। यहां पर भी ऐसा कोई स्थिति नहीं बनता कि फॉस्फोरस और एंटीमनी के रेशियो को अगर निकाला जाए तो वो आर्सेनिक के मास के इक्वल होगा, यहां पर भी नहीं होता। इसके अलावा सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरम, उसके अलावा हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का देख लो, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअली 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 17, एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है, 35.5। जब इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, 35.5 + 1/2, ऑलमोस्ट 36.5/2। जब इसको कट करते हैं तो ये 18.25 आता है, जो कि फ्लोरीन के मास के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। फ्लोरीन का मास जो होता है वो ऑलमोस्ट 20 के करीब होता है।
और यहाँ पर ये 18.25 आ रहा है। तो ये रॉन्ग प्रूफ हो गया, जो कंप्लीटली इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। यहाँ पर नोट में मैंने लिखाया है कि डो ब्रेनर ट्राइड जो था, ऑल 3 एलिमेंट्स शुड बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। वो सेम ग्रुप का होना चाहिए, मतलब कि एक ही प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग प्रॉपर्टी वाला चीज ले लेंगे। एक जगह सोडियम लिए, दूसरे जगह मैग्नीशियम, तीसरा एल्युमिनियम, तो ऐसे में तीनों का प्रॉपर्टी अलग है और वैसे जगह पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और दूसरा ये है, एंड द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी 8 और 18। उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए एटॉमिक मास 8 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। ऐसे स्थिति में ये बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। तो ये यहां पर भी इसमें ही प्रॉब्लम हो गया। ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही फॉलो करता था, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, जिसके वजह से इसको भी रॉन्ग बोला गया। इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था ये सारे तरीका से, तो इसको भी चूज नहीं किया गया। तो अभी तक आपने देख चुका है कि 3 आइडिया आया है और वो सारे के सारे फेल हैं। फर्स्ट, मेटल और नॉन मेटल वाइज, तो वो फेल हुआ। दूसरा, वैलेंसी वाइज, वो तो उससे भी ज्यादा फेल हुआ। और थर्ड, ये डो ब्रेनर ट्राइड्स, ये तीनों आइडिया अभी तक फेल हो चुका था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाया। उस समय एलिमेंट और भी ज्यादा हो चुके थे। उस समय ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट हो चुके थे और उस समय आया न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई थिंक उनको हो सकता है म्यूजिक से बहुत प्यार हो, क्योंकि उन्होंने ये जो लॉ दिया है ना, ये म्यूजिक के ऊपर ही है। एक्चुअली ये म्यूजिक के ऊपर इसलिए है क्योंकि हम लोग को पता है, इंडियन के हिसाब से अगर बोले तो संगीत में 7 सुर होते हैं। वो सुर है सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ये 7 सुर है और लास्ट में जो अगर हम सा बोले तो वो फर्स्ट सुर का रिपीटेशन है। अगर इसको वेस्टर्न तरीके से बोले तो वेस्टर्न में इसको डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, यही बोला जाता है। और इसके बाद फिर से डो आता है जो कि फर्स्ट का रिपीटेशन है। तो ये जो सुर है उनका यही मानना था कि जैसे संगीत में 7 सुर है, 7 सुर के बाद अगर 8वां सुर आता है तो वो रिपीट होता है, पहला का रिपीटेशन होता है। उसी तरह एलिमेंट को अगर एटॉमिक मास के वाइज रखें, एटॉमिक मास जिसका कम है उसको पहले और एटॉमिक मास जिसका ज्यादा है उसको बाद में, इस तरह रखते जाएं, तो 7 एलिमेंट तक तो उन लोगों का प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगा, लेकिन 8वां एलिमेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह ही होगा। जैसे संगीत में 8वां सुर पहले सुर की तरह था, उसी तरह यहां पर भी 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को रखता होगा। हाँ, उसका नेम चेंज होगा, सिंबल चेंज होगा, उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, उसका एटॉमिक मास चेंज होगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। और ये बहुत बड़ा इन्वेंट था। इसका इन्वेंट हुआ है 1866 में, 1866 ईस्वी में इसको बनाया गया। और उस समय ये लॉ जो है क्रांति लेके आया था, मतलब कि ये साइंस उस समय के हिसाब से बेस्ट लॉ था। फिर इसका जो डिस्कवर किए इन 1866 J.A.R. न्यूलैंड्स, इनका पूरा नाम था, correlated the chemical property of the element with the increasing of atomic mass। अगर एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एलिमेंट का जो है केमिकल प्रॉपर्टी भी मिलना शुरू हो जाता है। इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या किया था, अपने डेफिनेशन में जो लिखा था वो मैं आपको बताता हूं। When the elements are arranged in order of their increasing atomic mass, एटॉमिक मास के साथ उसको इंक्रीज करते हुए लिखें, every 8th element, 8वां, जैसे संगीत में 7 सुर के बाद 8वां सुर होता है, उसी तरह 8वां एलिमेंट has the properties similar to those the first element like the 8th
नोट ऑफ द ऑक्टेव इन म्यूजिक। इनको म्यूजिक से बहुत प्यार होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब देखो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल उस समय बनाया था, शायद कुछ ऐसा ही था। इंडियन के हिसाब से देखो तो सा रे गा मा पा धा नी, और ये 7 हो गया, और ये 8वां जो है पहला का रिपीटेशन है। उसी तरह वेस्टर्न के हिसाब से डो रे मी फा सो ला टी, एंड ये डो जो है फिर से फर्स्ट का रिपीटेशन है। उन्होंने सबसे पहले कम एटॉमिक मास था उस समय हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को पहले रखा, फिर हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब किसी को पता होगा कि फ्लोरीन के बाद तो नियन आता है, यहां हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम आता है, तो उस समय हीलियम या फिर नियन या फिर आर्गन या कोई भी इनर्ट गैस, एक ट्रिक मैं बताता हूं इनर्ट गैस का। हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। ये 6 एलिमेंट जो है ना वो इनर्ट गैस में आते हैं। पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये 6 एलिमेंट है। ये उस समय खोज नहीं हो पाया था, उस समय इस 6 एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था। अब देखो तो ये सोडियम, फ्लोरीन के बाद हो गया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, वाई, इंडियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, रुबेडियम, स्क्रैंडियम, जर्केनियम, इस तरह करके उन्होंने जितना भी एलिमेंट था उसको सीरीज में सजाया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, और उसका जो 7 एलिमेंट तक तो वो सही गया, 8वां एलिमेंट जो आया, 8th एलिमेंट, वो जो फ्लोरीन है, उस दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। इन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। ओके, इन्होंने ऐसा अपने थ्योरी में बताया था, बट उनके थ्योरी में कुछ रॉन्ग भी है। उस समय का बेस्ट जो था पीरियोडिक टेबल, उसमें बहुत सारा गलती भी है। अब क्या गलती है वहां पर, चलो उसके बारे में जानते हैं कि न्यूलैंड्स के लॉ में क्या गलतियां हैं। तो अगर लिमिटेशंस के बारे में बात करें ऑक्टेट रूल का, तो पहला लिमिटेशन है, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर होता है 20। तो एक्चुअली ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड था, 21 से ये थोड़ा फेल होना शुरू किया। इट वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। जो एलिमेंट जो हल्का था वो ही काम करता था, वहीं पर ये लॉ काम कर रहा था। जो हैवियर एलिमेंट सब आया उस पर ये काम करना बंद कर दिया। सेकेंड चीज है, एट दिस टाइम ओनली 56 एलिमेंट वेयर एग्जिस्ट इन नेचर। उस समय 56 एलिमेंट का ही खोज हुआ था और नेचर में मिल रहा था। अभी हम लोग जानते हैं 118 एलिमेंट होता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बट लेटर सेवरल एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड विच कैन नॉट बी केप्ट इन पीरियोडिक टेबल एज पर दिस लॉ। लेकिन जब उन्होंने एलिमेंट को खोजा, जिस समय उन्होंने लॉ बनाया, उसी के कुछ समय बाद इनर्ट गैस का भी खोज हो गया था और कुछ और एलिमेंट 6-7 एलिमेंट का खोज हुआ था और वो एलिमेंट 63 के लगभग पहुंच गया था। तो उन्होंने उस एलिमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन यहां नहीं किया था। ऊपर से इन्होंने क्या बोला न्यूलैंड्स ने कि दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट ही पाया जाता है, दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। बट वो रॉन्ग थे। एक्चुअली 56 नहीं, 56 का अगर डबल कर दें तो वो भी 112 ही होता है। 112 से ही ज्यादा एलिमेंट हो चुका है खोज। 118 एलिमेंट है, 119 डिस्कवर हो गया, 120 के बारे में अभी जांच हो रही है।
तो वो उनका मानना उस समय गलत था, तो ये उन्होंने गलती करा। इसके अलावा एक और उनके बारे में गलती मैं बता दूं कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन दिस टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट इन अ सेम कॉलम। न्यूलैंड, चलो मैं आपको फिगर दिखाता हूं फिर से न्यूलैंड्स का, ध्यान से देखोगे न्यूलैंड्स का तो ये फिगर देखो आप में, यहां पे कोबाल्ट और निकेल एक साथ रखा हुआ है। ओके, कोबाल्ट एंड निकेल साथ में रखा हुआ है, और ये क्यों रखा हुआ है साथ में, इसका कोई रीजन उन्होंने नहीं दिया था वो अपने। ऐसा एक और जगह है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो यहां पर भी दो एलिमेंट एक साथ रखा हुआ है, और ये क्यों रखा हुआ था इन्होंने उसका कोई रीजन नहीं दिया कि वो दो एलिमेंट एक साथ क्यों है। क्या उन दोनों का एटॉमिक मास एकदम एग्जैक्ट सेम था? उनका थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है एलिमेंट को अलग अलग रो में रखते जाएंगे, लेकिन क्या उन्होंने दो एलिमेंट को एक साथ इसलिए रख दिया क्योंकि वो एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर है उस दोनों का? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो होगा, हो सकता है उन्होंने पॉइंट रेशियो का कुछ अलग, डेसिमल का कुछ अंतर होगा, इसी वजह से ऐसा किया होगा। बट एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट अगर निकालें तो वो उनका लॉ फेल हो जाता है, उनका उस समय लॉ फेल हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट के हिसाब से देखें तो एक ज्यादा होगा और एक कम होगा, और जो ज्यादा होगा उसको बाद में लिखना है, जो कम होगा उसको पहले लिखना है। ऐसे स्थिति में अब हो सकता है उन्होंने क्या बेसिस पे किया होगा, दो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा, दोनों का प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो इसी वजह से उस दोनों को साथ में रख दिया। हो सकता है मे बी ऐसा किया होगा। तो इनका लॉ में एक और गलती है, जैसा कि हम देखते हैं 3 का बी में, आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकेल इन द प्रॉपर्टी वेयर प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। अब देखो कोबाल्ट निकेल का जो वेट होता है वो डेसिमल का फर्क होता है, ये बात है। फेरस में भी ऐसा ही होता है, फेरस के साथ भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और कोबाल्ट निकेल का जो प्रॉपर्टी होता है वो फेरस से भी मिलता है। कोबाल्ट भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, निकेल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, तो फेरस तो ऑब्वियसली है। लेकिन कोबाल्ट निकेल को साथ में रखा गया और फेरस से भेदभाव, ऐसा क्यों? फेरस Fe लोहा, लोहा से क्यों भेदभाव? अगर तीनों का प्रॉपर्टी मिलता है तीनों को साथ में रखना चाहिए था, या फिर तीनों को अलग अलग रखना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, फेरस को अलग कर दिया। देखो फेरस बिल्कुल अलग है और ये दोनों को साथ में रख दिया। या तो उनको तीनों को साथ में रखना चाहिए था और उसका रीजन देना चाहिए था, या फिर तीनों को अलग अलग रखना चाहिए था और अपने लॉ को फॉलो करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उनके साथ एक और गलती थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस included in the periodic table, it becomes the 8th element for alkali, so the law have to be dropped out. गलती क्या हुआ कि इनके हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट से जुड़ रहा था और उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जैसा ही इनर्ट गैस का खोज हुआ इनका ये लॉ पूरी तरीका से फ्लॉप हो गया, क्योंकि यहां पर ये 8th एलिमेंट के साथ उनका प्रॉपर्टी नहीं मिलता था, वो 9th के साथ उसका प्रॉपर्टी मिलने लगा। जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं एक और बनाकर, सा रे ग म प ध नी, एंड सा जो होगा वो रिपीट होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7 और ये 1 ही है, तो इसको बोलो 1 या फिर 8। 1 8 कुछ भी बोल सकते हैं इसको, और इसका भी नाम 1 और 8 रख दो, ठीक है। तो पहले जो स्थिति था वो क्या था, जब इनर्ट गैस खोज नहीं हुआ था, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यहां पे रखो या यहां पे रखो, फ्लोरीन के साथ ये प्रॉपर्टी मिलता था। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का यहां पे प्रॉपर्टी मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस खोज हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस,
इनर्ट गैस जैसे ही खोज हुआ तो क्या हो गया, सा रे ग म प ध नी, और सा अगर देखें तो सेम वही 1 8, इसमें ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 1 and 8। जब देखोगे हाइड्रोजन, अब हीलियम का खोज हो जाएगा तो हीलियम भी लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पे देखो ये 8 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ऑक्सीजन। अगर इस ऑक्सीजन को यहां पर लिखें, ये ऑक्सीजन इस तरफ में यहां कर दें और फ्लोरीन यहां कर दें, तो देखो ये 7 यहीं पर हो जाता है। 8वां एलिमेंट ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं मिलता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। अब कॉस्ट नहीं मिल रहा है, एक पहला प्रॉपर्टी ही गलत हो गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो हर प्रॉपर्टी यहां पे बदल गया। हाइड्रोजन का किससे प्रॉपर्टी मिल रहा था, फ्लोरीन से मिल रहा था, तो वो कितना नंबर पे एलिमेंट पे चला गया, वो पहले जो 8th एलिमेंट होता था, जो पहले 8th था, अब वो 9th एलिमेंट बन गया है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। तो उन्होंने ये लॉ जो दिया था ये पूरी तरीका से गलत हो गया जब इनर्ट गैस का खोज हुआ। उसके हिसाब से 8वां एलिमेंट ही प्रॉपर्टी मिलता है 8वां एलिमेंट का, जैसे कि संगीत के सुर में होता है कि 8वां नोट ही मिलता है, तो यहां भी 8वां एलिमेंट का ही प्रॉपर्टी मिलता है। लेकिन इनर्ट गैस के बाद ये 8 से 9th हो गया और ये उनका रूल फ्लॉप हो गया। तो इस तरह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फ्लॉप कर गया। अब इसके बाद और भी नए नए तरीके आए पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप ये आपको पसंद आया होगा।